स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम टॉप 50 प्रश्न जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कराने वाले हैं। आप सभी के सुबह से ही बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के और भी प्रश्न करा दीजिए, ताकि हम प्रश्न को आसानी से एग्जाम में कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, एक स्टील की सुई को जल पर इसके कारण तैराया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैरा जाता है, यानी जो स्टील की सुई होती है ना, वो जल पर किस बल के कारण, किस तनाव के कारण तैरता है, तो वो होता है आपका पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ना, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न है, 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए आपको 20 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है और 4 ओम का रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दिया हुआ है। यहाँ से आप आई का मान निकाल सकते हैं। जब आप आई का मान निकालेंगे तो V इक्वल टू आई इंटू आर से निकालेंगे, तो आई इक्वल टू आपका जाएगा V बाई आर। V जो आपका है वो 20 वोल्ट है और जो आपका आर है वो 4 ओम है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। आपको पूछा क्या है, आपका जो आई का मान है वो 5 तो आ ही गया है, पर आपको प्रश्न में पूछा हुआ है ऊष्मा क्या होगी। तो आप जानते होंगे ऊष्मा का जो फार्मूला होता है H इक्वल टू ऊष्मा के लिए आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, H इक्वल टू VIT। ये फार्मूला तो आप सभी को पता होगा। V का मान जो हमारा है वो 20 वोल्ट है, इंटू आई का मान है जो हमारा वो 5 है। टी का मान तो आपको प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रति सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। प्रति सेकेंड यानी पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 5 में और 1 का, तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये 100 जूल जो होगी ना, ये हमारी ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है 100 जूल ऊष्मा, यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायजीपम क्या है। डायजीपम क्या है आपको बताना है। तो डायजीपम जो है ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ आपको ज्वर नाशक है, शामक औषधि है, एक प्रतिरोधी है। तो डायजीपम जो है ये इनमें से कोई नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट के पाइन ऑयल मिलाया जाता है। डिटर्जेंट में पाइन ऑयल मिलाया जाता है, किस लिए मिलाया जाता है, इसे अधिक झाग उत्पन्न करने में समर्थ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर एक मॉडल पेपर दे दिया है। अगर आप उस पेपर को पूरे सॉल्व कर लेते हैं, दोस्तों वो जो क्वेश्चन पेपर हमने दिया है वो 2020 में जो पेपर कराया गया था जेईई के द्वारा, सेम वही पेपर है आपका मैथ का। अगर आप उस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिलेगी एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए हमने ऑलरेडी 3 से 4 50-50 क्वेश्चन के सीरीज करा रखे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बनाए गए हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप अवश्य देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न आपका है, सल्फापाइरिडिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फापाइरिडिन औषधि का उपयोग किया जाता है किसके उपयोग में, निमोनिया के उपयोग में किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्या है, सल्फापाइरिडिन। अगला प्रश्न आपका है, क्या है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से आपका मीथेन दिया हुआ है, बायोगैस दिया हुआ है, हाइड्रोजन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस दिया हुआ है। तो जो हाइड्रोजन है ना, ये आपका एक ऐसा गैस है जो कि ऊष्मीय मान इसका सबसे अधिक होगा। अगला आपका 57वां क्वेश्चन क्या है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम है। तो वो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होंगे, ये क्वेश्चन दिए। 58वां क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं 0 डिग्री, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विराम अवस्था से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक वस्तु द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्रमशः क्या होगा।
दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला तो जानते ही होंगे। एस इक्वल टू गति का समीकरण है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप अच्छे जानते होंगे और इसके मिलते जुलते आप ये फार्मूला भी जानते होंगे, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये फार्मूला भी आप जानते होंगे। सिंपली आपको करना क्या है, आपको पहले दूसरे और तीसरे सेकेंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको एन जो है ना, एन इक्वल टू एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है और एक बार 3 रखना है। जब आप 1, 2 और 3 रख के इसका मान निकालेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो अनुपात आएगा वो 1, 3, 5 का आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विद्युत आवर्त सारणी के काल के साथ निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण नियमित रूप से बढ़ता है। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में काल के साथ निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण नियमित रूप से बढ़ता है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो काल यानी समय के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला आपका क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये नियंत्रित ढंग से न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन करता है। नियंत्रित ढंग से न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन करता है। एक क्वेश्चन इससे यहाँ बनता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसमें मंदक रूप में किसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका भारी जल का। ठीक है, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों यूरेनियम का आप अच्छे से जानते हैं कि इसका यूज जो है ये परमाणु ऊर्जा में नाभिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। बी जो है थोरियम, इसका भी अधिक मात्रा में यूज किया जाता है और थोरियम जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में। और प्लूटोनियम का भी यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। और यहाँ पे टाइटेनियम जो है ना, इसका उपयोग जो है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा टाइटेनियम है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल एक 3.9 ओम प्रतिरोध से जुड़ा जाता है। 5 मिनट में सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी। दोस्तों देखने में तो आपको बहुत ही बड़ा प्रश्न लग रहा होगा, पर इस प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख भी रखा है। आपको सबसे पहले आई का मान इसमें निकालना होगा, क्योंकि आपको आई का मान जो है वो प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो आई का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध भी दिया हुआ है। जब आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध दिया हुआ है तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू ई बाई या फिर वी बाई आपका होता है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध। दोस्तों इस प्रश्न पे आपको सिंपली मान रख देना है। आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है तो 2 वोल्ट आप रख दीजिए ई का मान बाई छोटा आर जो है उसका मान कितना दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध को छोटा आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से निकलते हैं। देखिए 0.1 हो जाएगा और प्लस में आप लिख लीजिए 3.9। ठीक है, यहाँ पे हम साफ साफ ऊपर डिलीट करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे भी। देखिए आपका 2 ऊपर जाएगा और नीचे आपका 0.1 प्लस 3.9 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। जब इसे आप ऐड करके काटेंगे तो आपका आएगा 1/2। दोस्तों 1/2 जो है वो आपका आई का मान आएगा। 1/2 जो है वो आपके आई का मान आएगा। जब आपको आई का मान निकल गया है तो आपको प्रश्न में पूछा हुआ है कि कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला जानते होंगे, अभी हमने ऊपर प्रश्न किया था। तो आई स्क्वायर आर टी आप जानते होंगे ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा, तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आई स्क्वायर आर टी। आई का मान हमारा निकला है कितना, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इंटू जो कैपिटल आर है उसका मान हमारा 3.9 है, इंटू जो टी है, टी यानी समय, तो ये हमारा दिया हुआ है 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट को हम अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 60 भी कर लीजिए। दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 300 जूल। तो 300 जूल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है। प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें दिख रहे होंगे, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक।
विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नदियों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? नदियों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल जो है वो है गुरुत्वीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमने अब तक आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं वो या तो मॉडल पेपर से कराए हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कराए हैं। आपको हमने कोई भी ऐसे ही प्रश्न नहीं कराया है, क्योंकि आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में आए भी। हमको बस ऐसे ही आपको नहीं पढ़ा देना है कि बस आप पढ़ लीजिए और आपका कुछ हो भी ना, बस उससे कोई मतलब निकले। दोस्तों आपको जितने भी आप प्रश्न देखेंगे ना, सभी के सभी किसी न किसी मॉडल पेपर से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कराए गए हैं। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हम आपको प्रश्न जो कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अरिहंत की बुक से ही कराते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका 67वां क्वेश्चन क्या है? 67 प्रश्न है हमारा, एलपीजी इसका संक्षिप्त रूप है। एलपीजी आप सभी अच्छे जानते होंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है यानी अधिकतम होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एंथ्रासाइट जो है इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली यानी काफ़ी महंगा भी मिलता है। निम्न में से त्रिबंध वाला यौगिक कौन सा है? निम्न में से त्रिबंध वाला यौगिक कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो आपका C3H4 है ना, ये है आपका सबसे त्रिबंध वाला यौगिक। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, एक फोटोग्राफिक ग्राफिक फिल्म पर 2 मीटर की दूरी पर रखे 500 कैंडिला लैंप से 2 सेकंड तक प्रकाश डालकर उत्तम प्रिंट प्राप्त किया जाता है। उतना ही उत्तम प्रिंट प्राप्त करने के लिए फिल्म पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 100 कैंडिला लैंप में कितने समय तक प्रकाश डालना होगा? दोस्तों प्रश्न आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ जो कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? देखिए, आपको ये फार्मूला तो पता ही होगा, T2 = I1/I2 इंटू R2²/R1² इंटू T1। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, कब बताया था? थ्योरी बढ़ाते समय। तो देखिए यहाँ पर आपको T2 का मान जो है वो ज्ञात करना है। आपका जो I1 का मान है आप यहाँ पे देखेंगे तो 500 कैंडिला दिया हुआ है। उसी प्रकार I2 का मान यहाँ पे 100 कैंडिला दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसी प्रकार R2² का मान जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ आपका R1 का जो मान है ना वो भी आपको दिया है कितना? 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मीटर दिया हुआ है, तो आपको इसका भी मान दे दिया है। वहीं आप लास्ट में बात करें T1 का मान, तो T1 का जो मान है वो आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड। टी जो आपकी समय ही है ना, तो 2 सेकेंड इसका भी मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने आपको सबका मान जो है यहाँ पर बता ही दिया है, आपको सिंपली सबका मान रख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा 100%। और दोस्तों ये फ्रिंज वाला जो क्वेश्चन है फोटोग्राफिक फिल्म वाला ना, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा पर आपको इस फार्मूले पे क्वेश्चंस मिल सकता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर जो आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर जो है वो आया या फिर नहीं आया। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक महिला के द्वारा बना केक कठोर एवं छोटे आकार का बनता है, महिला ने कौन सा संगठक केक में नहीं डाला है? तो उसने NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं डाला है। इसी कारण इसका जो केक बना है ना वो कठोर एवं छोटे आकार का बनता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है ना, ये आपके केक का जो बेसन होता है ना, जो उसका मटेरियल होता है उसे एक तरह से फुला देता है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, उसने ये डाला ही नहीं, इसलिए वो आपका दबा हुआ कड़ा और कठोर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा? तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला आपका 73 क्वेश्चन है, एक सरलोलक का आवर्तकाल जो है वो 1.2 सेकंड है। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा तब नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दोस्तों चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे।
जो आवर्तकाल है वो पहले आपका 1.2 सेकेंड है और इस सरल लोलक का आवर्तकाल है। इसके साथ साथ जो लोलक की लंबाई है ना वो दोगुनी कर जाती है। पहले तो आपका मान लीजिए आवर्तकाल जो लोलक की लंबाई थी वो आई थी, तो बाद में ये 2 आई हो जाती है। सो सेम आप इस फार्मूले को देखिए, फार्मूला आपका है T1/T2 इक्वल टू इन द रूट I1/I2। यहाँ पर आपका T1 का मान जो है वो आपको दिया हुआ है प्रश्न में 1.2 है, उसके पहले जो था वो है, और आपको T2 का मान तो निकालना ही है, इक्वल टू आपका I1 रूट में है यहाँ पे ना, तो रूट लगा लीजिए। I1 यानी पहली जो लंबाई थी, मान लीजिए अगर आई थी तो बाद में ये 2 आई हो जाती है। यही ना प्रश्न ने बोला है कि दोगुनी हो जाती है, तो मान लीजिए 2 आई हो जाती है। जब इसे आप देखेंगे तो आपका जो आई है ऊपर नीचे कट सकता है, तो काट दीजिए, आई से आई कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, आपका हो जाएगा T2 इक्वल टू आपका हो जाएगा इन द रूट 2 इंटू 1.2। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या है, जब आप इतना सॉल्व कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो T2 का मान है वो इन द रूट 2 इंटू 1.2 आ गया है। इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या ना करना है, आपको रूट 2 का मान पता है कि नहीं? रूट 2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है, वहीं रूट 3 का जो मान होता है वो 1.732 होता है। तो रूट 2 का मान आपका 141 होता है, 1.414 होता है। तो आपको रूट 2 को जो वैल्यू है उसका मान निकाल करके आपको 1.2 में मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका T2 का मान याद रहेगा। T2 का मान जो आपका आएगा वो आएगा 1.7 सेकेंड। तो आपको तुरंत मल्टीप्लाई करना है। जब आपको रूट 2 का मान पता होगा कि 1.414 होता है रूट 2 का मान, अगर आपको रूट 2 का मान तुरंत याद रहेगा तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दे देंगे। अगर आपको रूट 2 का मान पता ही नहीं रहेगा तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फुट पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है। वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो गति के प्रथम समीकरण से अगर सॉल्व करें तो आप जानते होंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो v का मान दिया है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, v का मान आपको 0 दिया हुआ है, इक्वल टू आपका यहाँ पे 96 फुट दिया हुआ है वेग है, और 96 माइनस यहाँ पे जी टी दिया हुआ है। तो जी का मान तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 32 फुट पर सेकंड दिया हुआ है। जी का मान नॉर्मली तो 9.8 होता है ना, पर यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है तो आपको ध्यान देना है। 32 इंटू जी टी, और टी जो है वो समय है, तो समय जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? समय जो है वो आपको दिया ही नहीं प्रश्न में, यानी समय आपको ज्ञात ही करना है। यहाँ पे टी आप सिंपली रख लीजिए। दोस्तों आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको प्रश्न हम के यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो 0 इक्वल टू 96 माइनस 32 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे हम साफ साफ लिख लेते हैं, 0 इक्वल टू 96 माइनस 32 टी, और जब आप टी का मान निकालेंगे तो आपका 96 उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। आई थिंक 96 माइनस बाई 32, ये भी माइनस, तो आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 32 से जब 96 को डिवाइड करेंगे, 32 से जब 96 को डिवाइड करेंगे तो आपका 3 बार में जाएगा, यानी टी का मान आपका 3 आएगा, यानी 3 सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप गति का प्रथम समीकरण से इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है कि एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या असंगत है? एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या असंगत है? तो लंबाई असंगत है। अगला प्रश्न आपका है अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? 76वां क्वेश्चन है, अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? तो जो अधिकांश वायु है ना ये आपके ट्रोपोस्फियर में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिसे कि पीओपी के नाम से भी जानते हैं, ये जल में मिलाने पर किस में बदल जाता है? तो ये जिप्सम में बदल जाता है। दोस्तों जो आपका सीमेंट होता है ना, सीमेंट क्या होता है? सीमेंट जो होता है इसमें आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही मिलाया होता है, जिससे कि ये जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो ये जमने लगता है। ठीक है, तो ये जिप्सम जो है हमारा एक उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेथिलीकृत स्पिरिट है, मेथिलीकृत स्पिरिट है, तो ये आपका CH3OH प्लस C2H5OH, यानी मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है
एक टन भार की कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर चलाया जाता है। अतिरिक्त अश्वशक्ति जो कि इंजन को विकसित करनी होगी ताकि वही चाल पाँच में एक की प्रवणता वाली ढाल के साथ ऊपर की ओर जाते हुए बनाई जा सके, तो वो क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा भी लग रहा होगा, पर हम आपको इस क्वेश्चन का केवल फार्मूला बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? अतिरिक्त शक्ति आपको ज्ञात करना है, तो अतिरिक्त शक्ति का फार्मूला होता है अतिरिक्त शक्ति इज इक्वल टू, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं ना, तो पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा इंटू भी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू भी। इस फार्मूले को अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फार्मूले को आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, पी इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो भी का जो मान है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ध्यान देंगे आपका जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी आपको मान है दिया तो उसको जब मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। वही अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना होता है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो साइन थीटा का जो मान है वो 1/5 आपको प्रश्न में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका m जो है वो आपका 1 टन भार है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 टन भार दिया हुआ है, m जो आपका द्रव्यमान ही है ना, तो 1 टन उसका मान दिया हुआ है। और 1 टन जो होता है ना, 1 टन जो होता है वो आपका 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन जो होता है वो 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। जी यानी आपका जो जी का गुरुत्वाकर्षण का मान है, जी इक्वल टू 10 आपको रखना है, जी इक्वल टू आपको 10 रखना है, या फिर आप 9.8 रखेंगे ना तो फिर भी आपका मान आ जाएगा। दोस्तों आप जब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका जो पी का मान आएगा, पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एम का मान। ठीक है, पी इक्वल टू हमने बताया था, यहाँ पे फार्मूला हम ऊपर लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू भी। तो पी इक्वल टू एम का मान हमने कहा था 1 टन, तो 1 टन बराबर 10⁻³ इंटू जी का मान हमारा 10 था, और इंटू इसके बाद साइन थीटा का मान हमारा निकाला था कितना 1/5 इंटू भी का मान कितना है, तो भी का मान हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको कि हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 इंटू 5/18। ठीक है, सिंपली हमने जो था वो लिख लिया है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 5 से आपका 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका बचा यहाँ पे 30 और 18, तो जब हम इसे 6 से काटेंगे तो 6×5 = 30 और 6×3 = 18। ठीक है, यहाँ पर आपका और भी डिवाइड हो गया। अब दोस्तों आपको इसको आगे सॉल्व करना है, तो आपका बचेगा पी इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, इतना बचा, और बाई में आपका बचा है केवल 3। तो इसको आप सॉल्व करिए, आपका जब 5 का जब आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁴ बाई आपका बचा हुआ है 3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका 22.34 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। हम आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि वेग इक्वल टू इन द रूट दाब बाई एक्स, तो एक्स की बीमा होगी, तो एक्स की बीमा जो होगी वो ml⁻³ होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षक किसी प्रयोग में 50 प्रेक्षण लेता है, एक बार फिर प्रयोग में वह 200 प्रेक्षण लेता है। ऐसा करने से इसकी संभावित त्रुटि का मान जो होगा वो 1/4 भार से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किया क्या है, आपका 50 प्रेक्षण लेता है और ये वह जो है 200 प्रेक्षण लेता है। एक प्रयोग में वो 50 प्रेक्षक जो है किसी प्रयोग में 50 प्रेक्षण लेता है, और एक बार फिर दूसरा जो प्रयोग करता है उसमें वो 200 प्रेक्षण लेता है। तो सिंपली आपको इसको डिवाइड करना है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 1/4।
यानी इसकी जो संभावित त्रुटि का मान होगा वो 1/4 भाग से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1/1000 ग्राम को कहते हैं, 1/1000 ग्राम को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये सब प्रश्न नहीं आते हैं और आप कहते हैं कि सर प्रश्न आपके नहीं आते हैं पढ़ाए हुए, तो आपकी गलती इसमें है। ये सब क्वेश्चन तो बेसिक है, आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिलीग्राम। किसी भी संख्या को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से ही डिवाइड करते हैं ना, वहीं अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एकांक सदिश 0.4i प्लस 0.8j प्लस बी के में बी का मान क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी तोड़ेंगे तो 0.4 पहले का मान है तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे जो मान है वो बी है तो बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हमें इस प्रकार इसको खोल लेना है और यहाँ पे अब जब बी का मान निकालना आपको है ना, बी का ही मान ज्ञात करना है। तो जब आप बी स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो 1 माइनस ये तीनों आपका माइनस हो जाएगा। तो तीनों को जब आप इसका वर्क करके ऐड करेंगे तो आपका आएगा 0.8। कितना आएगा 0.8। और जब 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो कब शेष बचेगा 0.2। तो यही 0.2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। पर दोस्तों यहाँ पे देखा था कि बी स्क्वायर इक्वल टू 0.2 आया था, तो क्या 0.2 आंसर होगा? नहीं, बी इक्वल टू जो होगा आपका वो 0.2 ही होगा, पर ये रूट में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है लोहे के निश्चित आयतन से आई लंबाई का एक तार खींचा जाता है। एक नियत बल F द्वारा तार की लंबाई में वृद्धि x अनुक्रमानुपाती है, तो वो अनुक्रमानुपाती है आई स्क्वायर की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से विकर्ण संबंध किसमें है। तो विकर्ण संबंध जो है वो बी और एस आई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 तथा इसके दो समस्थानिक 17 क्लोरीन 35 एवं 17 क्लोरीन 37 है। तो क्लोरीन के ये दो समस्थानिक किस अनुपात में उपस्थित हैं। दोस्तों क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो 35.5 तथा इसके दो समस्थानिक हैं। इसके दो समस्थानिकों के आपके मान यहाँ पे दिए हुए हैं। आपका एक है 17 क्लोरीन, इसका परमाणु भार 35 है, और एक है 17 क्लोरीन, इसका परमाणु भार है 37। तो क्लोरीन के ये दो समस्थानिक जो है वो किस अनुपात में है, तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, क्या है 35.5x। ठीक है, क्लोरीन का एक परमाणु है 35.5x, इसको मान लिए इक्वल टू आपका 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू वाई। यहाँ पर आपको सिंपली जो दिया हुआ है वही हम लिख रहे हैं। 35 आपका पहले वाला समस्थानिक है 35 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आपका जो दूसरा सेम आपका परमाणु है वो है आपका 37, परमाणु भार हम लिख रहे हैं तो आपका 37 इंटू वाई, और नीचे वाई में आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बनता है और इसमें आप एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका अनुपात निकालिए और आपका करेक्ट आंसर जो आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3:1। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी आसान है। गलित क्लोराइड से 11.5 ग्राम सोडियम उत्सर्जित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। दोस्तों आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो आपका 23 ग्राम सोडियम का उत्सर्जन होता है वो आपका 1 फैराड विद्युत से होता है। ये आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको जान जाइए। 23 ग्राम जो सोडियम का उत्सर्जन होता है वो 1 फैराड विद्युत ऊर्जा से होता है। ठीक है, वहीं आपको पूछा हुआ है कि 11.5 ग्राम सोडियम, तो आप देखेंगे तो जो 11.5 है वो 23 का आधा ही है। ठीक है, जब आप 11.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 एक 23 हो जाएगा। ठीक है, 11.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 23 ही आएगा ना। तो आप कहेंगे जी सर 23 ही आता है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे 1 फैराड था तो इसका आधा हो जाएगा आपका 0.5 फैराड। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखा आपने कितना आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में वह कौन सा पदार्थ निकलता है जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है। तो वो होता है आपका पीबी यानी लेड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है सक्रिय चारकोल द्वारा निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अधिशोषित होता है।
सक्रिय चारकोल द्वारा निम्न में से कौन सबसे अधिक अधिशोषित होता है? अधिशोषित यानी कि एक प्रकार से शोषित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है CO यानी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आखिरी हमारा 100वां क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1s2 2s2 2p6 3s2 है, तो वो क्या होगा? दोस्तों आपका देखेंगे तो इसके पहले कक्षा में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में आपके 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी कक्षा में आपके केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए होगा आपका धातु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला एक प्रश्न आपका छूट गया था। एक खुले फ्लास्क को जिसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु भरी है 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, तब पहले से उपस्थित वायु का कौन सा अंश बाहर निकलेगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड लगते हैं छात्रों को, और 90% छात्र इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही देखने जाएंगे ना तो आपका करीब आधे पेज का आएगा। पर हम आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, और वो ट्रिक ये है कि आपको जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और आपका सेम इसका फॉर्मेट जो हो वो किस इस प्रकार हो, तो आपको करना क्या है, एक खुले फ्लास्क को जिसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु भरी है और 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें आपको 273 ऐड करके आपको कैलोरी में इसको चेंज करना है। देखिए जब आप 27 में 273 को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 227 प्लस 273 प्लस 27 करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 300 आ जाएगा। वहीं अगर आप जब 127 डिग्री सेंटीग्रेड में जब 273 ऐड करेंगे तो आपका आएगा कितना, 400। और जब इसे आप आपस में डिवाइड करेंगे आप आएगा 3/4। तो ये जो 3/4 आएगा डिवाइड करने पर, ये आएगा आपका वायु, जो वायु भरी होगी ना उसका मान आएगा। क्या आएगा, जो वायु भरी होगी उसका मान आएगा। और हमने प्रायिकता के चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के होने की अगर प्रायिकता जो है वो आपका 1/5 मान लीजिए है, किसी भी चीज़ की घटित होने की प्रायिकता अगर 1/5 है तो उसकी घटित न होने की जो प्रायिकता होगी वो 1 - 1/5 होगी, यानी आपका हो जाएगा 4/5। तो सेम इसी प्रकार जो वायु भरी हुई है वो वायु आपकी आई थी 3/4, तो जो आपकी वायु निकली हुई है यानी जो आपकी बाहर निकली हुई वायु है उसको निकालने के लिए 1 - 3/4 कर देंगे, तो आपका आएगा 4 - 3/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। कितना आएगा, 1/4। तो यही 1/4 हमारा करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो दोस्तों फाइनली ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। आपको आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको प्रश्न कोई भी अगर समझ में आया हो, तभी वीडियो को लाइक करें, अर्थात वीडियो को डिसलाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।